that if you judge a fish by its ability to climb a tree, then the fish will live its life believing that it is stupid. काफी टीचर्स बोलते हैं कि ये बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, इंटेलिजेंट नहीं है, लेबल कर दिया जाता है। राइट। तो बहुत डाउट में रहता है वो बच्चा। पेरेंट्स को बचपन से ही अपने बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि मेरे बच्चे की अपनी इंटेलिजेंस क्या है, अपनी लर्निंग स्टाइल क्या है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा या हर इंसान विराट कोहली बनता है। We have to understand the capability of the child. फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस को हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है, और जब इंटेलिजेंस की बात करी जाती है तो माइंड में जो इमेज हमारे सामने आती है वो बहुत ही पढ़े लिखे, कोई होशियार, जो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर लेते हों, बहुत आसानी से जवाब दे देते हों, बहुत चीज़ें जिनको याद हों, नॉलेज से भरपूर हों, ऐसा ही कुछ हमारे सामने कोई पर्सन हमको याद आता है। पर फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है। इंटेलिजेंस बहुत अलग अलग तरीके की होती है। इंटेलिजेंस में म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और भी कई डिफरेंट तरीके की इंटेलिजेंस आती है, जिसको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। और ऐसे में जब पेरेंट्स अपने बच्चों को उन चीज़ों में, खासकर पढ़ाई में, मैथ्स में, साइंस में, मे बी हिस्ट्री में, इनमें इंटेलिजेंट नहीं देखते हैं या अच्छा करता हुआ नहीं देखते हैं, तो बहुत ही खुद भी वो लोग बहुत ऐसा फील करते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग देयर, और वो बच्चों को भी ये फीलिंग देते हैं कि उनके बच्चे जो है नॉट गुड इनफ हैं। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के द्वारा इस तरीके से फील करना और बच्चों को ये कन्वे करना, या टीचर्स के द्वारा जो है ये मैसेज देना बच्चों को कि अगर आप इन चीज़ों में इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप किसी भी चीज़ के लायक नहीं हो, ये उनके ग्रोथ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, हमारी आज की जो गेस्ट हैं अनुपमा, शी इज़ अ पेरेंट कोच, NLP हिप्नोथेरेपिस्ट। ये हमको बताएंगी कि कैसे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स और कितनी मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं। इंटेलिजेंस सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है। और जब ये इसके बारे में बात करेंगी तो बहुत कुछ ओपन होगा आपके लिए, तो अंत तक बने रहिएगा आज के पॉडकास्ट में। वेलकम अनुपमा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमिता मैम। अनुपमा मैम, बहुत सारे हमारे समाज में हम देखते हैं जैसे कि लॉजिकल इंटेलिजेंस की या फिर पढ़ाई की, बच्चे मैथ्स में कैसा कर रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई में कितना अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट। अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मैथ्स में, साइंस में, या कहें अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं हमारे पेरेंट्स के लिए। राइट। जी। और अगर इसमें अच्छा नहीं है तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये घोषित कर दिया जाता है कि ये इंटेलिजेंट नहीं है। राइट। तो क्या इंटेलिजेंस सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना या किसी लैंग्वेज में अच्छा होना ही होती है, या इंटेलिजेंस और भी तरीकों की होती है जिनको समझने की ज़रूरत है? जी मैम, मैं एक इस कोट से स्टार्ट करूँगी that if you judge a fish by its ability to climb a tree, then the fish will live its life believing that it is stupid. तो मैम, इसका कहने का मतलब ये है कि हर इंसान, हर बच्चे के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर एक अलग प्रकार की एबिलिटी, कैपेबिलिटी होती है, जिसको हम इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। Right. इसके बारे में हाईलाइट किया था हावर्ड गार्डनर ने। ही इज़ अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम हावर्ड यूनिवर्सिटी। ओके। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इस चीज़ के बारे में लोगों को बताना शुरू किया कि इंटेलिजेंस केवल एक तरह की नहीं होती है। इट्स नॉट सिंगुलर, इट्स प्लूरल। ओके। तो अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस इज ऑफ 8 टाइप्स। अच्छा। और उसने उन 8 कैटेगरीज में लोगों को डाला, जिसमें कि जो आप बात कर रहे थे कि लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एक प्रकार का इंटेलिजेंस होता है। लेकिन एक तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट के हिसाब से हम बच्चे को ये नहीं बोल सकते, ब्रांड नहीं कर सकते कि वो बच्चा
इंटेलिजेंट है कि नहीं है। नहीं है, राइट। जी मैम। तो हावर्ड गार्डनर ने 8 तरीके के इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, जिसके बारे में अगर आप बोलें तो मैं थोड़ा सा हाँ प्लीज बता सकूं। उसने बात करी थी लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, then he spoke about interpersonal, intrapersonal, then he spoke about naturalistic intelligence. ओके तो इस तरीके के जो और विजुअल इंटेलिजेंस मैम Right. बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके तो इस कैटेगरी में अगर आप बच्चों को अगर डालें तो बहुत सारी जो दिमाग में जो कंफ्यूजन डाउट्स हैं पेरेंट्स के अंदर और इवन टीचर्स के अंदर क्लासरूम सेटिंग में, ओके काफ़ी टीचर्स बोलते हैं कि ये बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, इंटेलिजेंट नहीं है, लेबल Right. कर दिया जाता है। राइट राइट राइट। तो वो बच्चा पूरे टाइम एक बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग उसका अप्रोच होता है, बहुत डाउट में रहता है वो बच्चा। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में दिया जाए, तो फॉर एग्जांपल जैसे लॉजिकल इंटेलिजेंस है मैम, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको माना जाता है, राइट। लॉजिकल इंटेलिजेंस वो बच्चा होता है जो एनालिसिस कर सकता है, मतलब मैथमेटिक्स में अच्छा हो, कैलकुलेशंस अच्छा करता हो, इस तरह की चीज़ों को प्रॉज एंड कॉन समझता हो, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप्स को समझता हो, तो उस बच्चे को आप बोल सकते हैं कि लॉजिकली इंटेलिजेंट है। ओके तो जनरली दीज किड्स गो इनटू द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, they become doctors, they become basically anything that requires any kind of analytical, जैसे रिसर्चर्स हो गए या इस तरह के रिसर्च के फील्ड में। तो मैम इस तरह के बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे स्कूल सेटअप में। अच्छा। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो बच्चे बात को समझ सकते हैं अच्छे से और एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। और दूसरों के बात को भी समझ सकते हैं। दे अंडरस्टैंड फीलिंग्स, दे अंडरस्टैंड इमोशंस, दे अंडरस्टैंड थॉट्स अच्छा। एंड नॉलेज। कोई नॉलेज है आपके पास और उस नॉलेज, आपको उस चीज़ की बहुत नॉलेज है, लेकिन आप उस नॉलेज को दूसरों को समझा नहीं पा रहे हैं, देन यू आर नॉट लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट। ओके। If you have that knowledge and you're not able to impart to the other person, if you are able to do that, that means you are linguistic. You might have this much of knowledge, but you're able to impart this much. So that means linguistic intelligence. तो इन दो चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है स्कूल एनवायरनमेंट में। अच्छा। जो तीसरे तरह का इंटेलिजेंस होता है जिसको बोलते हैं हम विजुअल इंटेलिजेंस, जो आप देख के समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग that you can see and you can perceive, the ability to perceive that thing visually and apply it in your life. Okay. That is visual intelligence. Basically it has to do with colors, shapes, Okay. designs हो गए आपके, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके आसपास जो चीज़ें होती हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं विजुअली हर चीज़ को समझ सकते हैं और इनकी नेविगेशनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। जिनकी विजुअल अच्छी होती है उनकी नेविगेशन बहुत अच्छी होती है। अगर ये कोई जगह एक बार देख लेते हैं तो उनका दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर हो जाती है। दैट मीन्स स्पेशल इंटीरियर वगैरह भी इन लोगों हाँ मैम, ये जो इनके लिए करियर्स होते हैं ये बेसिकली ग्राफिक्स डिजाइनिंग या आर्किटेक्चर, इस तरह की फील्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं एंड विजुअली जो चीज़ परसीव कर सकते हैं। Right. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कलर डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनका आई फॉर ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होता है। Okay. तो ये एक माइन्यूटेस्ट फर्क भी कलर में ये इनको पता होता है, तो दे कैन इवन बिकम फैशन डिजाइनर्स, दे कैन इवन, हाँ, तो इनके लिए बहुत वास्ट फील्ड है एरिया जिसमें ये बहुत अच्छा कर सकते हैं ये बच्चे। एंड इनका मैम जो स्किल जो होता है वो क्लासरूम सेटिंग में पता नहीं चल पाता है। इन तरह के बच्चों को, क्योंकि मैम अगर आप देखिए क्लासरूम सेटिंग में किस तरह से पढ़ाई होती है, जनरली इट इज सबको एक जैसा ही रीडिंग और राइटिंग, राइट बुक्स हैं, उनमें लेसन्स हैं, आपको वही पढ़ना है, उसी को याद करके एग्जाम देने जाना है, तो कहीं आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता होगा कि तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस मैम हो गया आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिन बच्चों को बहुत पहचान होती है रिदम, टोन, पिच, मेलोडी, एक बार गाना सुना तो उसको फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के बारे में, जैसे टीवी शोज भी आते हैं प्रोग्राम की, इन्होंने कभी गाना नहीं सीखा है बट दे सिंग वेरी वेल,
तो बाय बर्थ उनके अंदर वो क्वालिटी होती है, वो एबिलिटी होती है, और वो स्किल को वो अपने आप ही डेवलप करते हैं यूट्यूब से सीख के। फॉर एग्जांपल माय डॉटर इज म्यूजिकली इंटेलिजेंट। उसने कोविड के टाइम पे उसने वो यूकेलेली बजाना सीखा उससे, यूट्यूब से। अब वो बहुत अच्छे से बजाती है। देन शी हैज ग्रेजुएटेड टू यूजिंग गिटार। तो अब मुझे पता है कि वो म्यूजिकली उसके अंदर काफी उसके अंदर एबिलिटी है, शी कैन टेक इट फॉरवर्ड, शी कैन टेक इट फॉरवर्ड। तो ये भी एक स्किल है जिसके बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने बोला, जिसको क्लासरूम सेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जी। और दूसरा मैम काइनेस्थेटिक इज फिजिकल इंटेलिजेंस। फिजिकल इंटेलिजेंस मैम वो होता है जिसमें यू कैन यूज आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त होता है। पूरे बॉडी को आप यूज करते हैं। अच्छा, ओके। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा, you use your complete body, so you can get to know when you see a person how the person is operating, how the person is expressing himself in order to explain. तो बहुत लोगों का आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हैंड एंड लेग मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। दे फील थिंग्स एंड दे कैन मेक यू फील थिंग्स। तो दे आर बेसिकली काइनेस्थेटिकली वेरी इंटेलिजेंट। और ऐसे एक्टर्स जो होते हैं, एक्टर्स होते हैं मैम, एंड स्पेशली पीपल हु आर इन स्पोर्ट्स। ओके। तो वो उनका फिजिकल लेवल बहुत हाई होता है इस चीज में, तो वो बहुत अच्छा करते हैं इस लाइन में, बिकॉज उनका अगेन आई एंड हैंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत। जैसे मैम बैडमिंटन हो गया, एंड आपका टेनिस हो गया, फुटबॉल में आपका लेग मूवमेंट बहुत है, ड्रिबलिंग करने के लिए आपको लेग मूवमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये इंटेलिजेंस मैम सबके अंदर नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो खेलता ही नहीं है। उसको खेलने जाने को बोलो तो नहीं खेलेगा, पर उसको ड्राइंग करने को बोलो तो बैठ जाता है। तो द फैक्ट इज जो खेलने नहीं जा रहा है, ड्राइंग कर रहा है, वो विजुअली इंटेलिजेंट है वो बच्चा। तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए आज की तारीख में। जो टेक्स्ट इंटेलिजेंट है मैम, वो चीज अगर ना हो तो कुछ नहीं है। वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो आज हम और आप कर रहे हैं। वो ये होता है कि दोज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट हु अंडरस्टैंड अदर पीपल्स फीलिंग्स, इमोशंस, दे कनेक्ट विद अदर पीपल वेरी फास्ट, एंड इनको टीम वर्क में बहुत मजा आता है। प्रोजेक्ट करना, एक साथ मिलके, किसी साथ मिलके जाना, कोई चीज ऑर्गेनाइज करना, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ये पब्लिक स्पीकिंग भी करते हैं, मतलब ऑलराउंडर टाइप होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन कनेक्शन बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये इस तरह के लोग, अगर आपने बचपन में ही इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया मैम, तो ये आगे चल के इस चीज में काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं। काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। कहा जाए तो साइकोलॉजिस्ट, ट्रेनर्स, हाँ, ये सब इसी के आई थिंक। मैम पॉलिटिशियंस के लिए भी इंटरपर्सनल होना बहुत पॉलिटिशियंस के लिए, ऑरेटर्स, पब्लिक स्पीकिंग जो करते हैं, राइट। एंड अगर कोई साइकोलॉजिस्ट, अगर कोई बच्चे साइकोलॉजी की फील्ड में जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपका इंटरपर्सनल अच्छा नहीं है, तो उसको भी आप बिल्डअप कर सकते हैं ताकि आप एक बेटर साइकोलॉजिस्ट बन सके, and you can do much better in life. And next है मैम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मैम, काफी हद तक लोगों को पता ही नहीं होता है। वो ये होता है that how you reflect on yourself. आप अपने आप को कितना जानते हो, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस, एंड व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, और आप अपने आप को कैसे एनालाइज करते हो, कैसे कैलिब्रेट करते हो। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। ये भी एक अलग ही, इसको एक अलग इंटेलिजेंस के अंदर डाला गया है। जी मैम, इसको एक अलग इंटेलिजेंस के अंदर डाला गया है। एंड मैम ऐसे लोग बहुत ही स्पिरिचुअल भी होते हैं, फिलोसफिकल भी होते हैं। स्वामी विवेकानंद, सदगुरु, इस टाइप के लोग होते हैं। जो आपने देखा होगा मैम, कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास आप स्कूल में जाओ, उनको आपने कोई टास्क दी तो वो आपके पास पलट के आके कभी बोल देते हैं कि मैम ये टास्क मेरे से नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो ये शब्द का जब इस्तेमाल होता है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो उसने अपने आप को कैलिब्रेट किया है उस बच्चे ने, और उसने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया है कि अभी मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। Right. And she or he needs more time
टू प्रिपेयर फॉर दैट इवेंट और फॉर द सब्जेक्ट जिस चीज़ के बारे में वो बच्चा बात कर रहा है। राइट। तो एज अ टीचर और एज अ पेरेंट अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप इस फील्ड में भी बच्चों को बहुत अच्छा करवा सकते हो। इस तरह के लोग बहुत अच्छा करते हैं इस फील्ड में। एंड आई वुड एडवाइज दैट पेरेंट्स शुड नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट देयर चिल्ड्रन टू लॉजिकल इंटेलिजेंस, बिकॉज आज की तारीख में 12-13 हज़ार तरह की तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम लोग के टाइम में नहीं हुआ करती थी। राइट। क्योंकि पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो वो बच्चों को एक ही एरिया में, एक ही लाइन में जाने के लिए कहते हैं। एंड लास्टली एंड मोस्ट फॉरगॉटन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ओके मैम, ये नेचर से रिलेटेड होता है। जो बच्चे नेचर के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ मिंगल करते हैं, उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, एंड इट कम्स वेरी नेचुरली टू देम। दे डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट। वो नेचर में जाके उनको पता होगा कौन सा पत्ता किस तरीके का है, इसमें कितना पानी देना है, ये किस तरह का जानवर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओशंस आर देयर, उसका कलर क्या होता है। ये सब चीज़ों की उनको इतनी ज़्यादा जानकारी होती है क्योंकि मैम उनका इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में। राइट। तो ऐसी फील्ड में बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो करियर्स भी बना सकते हैं इन सब फील्ड में मैम। क्योंकि आजकल आप देखो तो आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो आप, अगर इफ यू आर आपका अगर नेचुरलिस्टिक, आप यू कैन बिकम अ बोटैनिस्ट, आप जूलॉजिस्ट बन सकते हो। बहुत सारे इससे रिलेटेड बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। फोटोग्राफी वगैरह में भी कई बार वाइल्ड लाइफ, दे बिकम फोटो जर्नलिस्ट, जो वाइल्ड लाइफ फोटोज खींचते हैं। राइट। आपने बियर गिल्स के बारे में सुना होगा, जिसने मैन वर्सेस वाइल्ड के ऊपर बहुत सारा एपिसोड्स बनाए। राइट। तो ही इज वन प्योर एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु हैज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। और अगर आप हमारे कंट्री में देख लो तो सुंदर लाल बहुगुणा, मेनका गांधी, अच्छा, ओके, अगेन रिलेटेड टू एनिमल प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। राइट। तो इससे रिलेटेड मैं पेरेंट्स और टीचर्स को भी गाइड करती हूँ। यही मेरा अगला सवाल था मैम कि आप टीचर्स की ट्रेनिंग लेती हैं इसके रिगार्डिंग, है ना? तो जब आप टीचर्स की ट्रेनिंग लेती हैं, एग्जैक्टली जब आप उनको इंटेलिजेंस बता रही होती हैं, तो आप उसमें उनको क्या मैसेज देती हैं एग्जैक्टली इसको बताते हुए कि मैम? हाँ, सबसे पहला सवाल तो टीचर्स का ये उठता है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट है, हम कैसे इस चीज़ को डालें। राइट। क्योंकि एक क्लासरूम सेटिंग में कम से कम नहीं तो 40 बच्चे होते ही हैं, 35 to 40 बच्चे होते हैं। एवरीबडी हैज़ गॉट अ डिफरेंट एबिलिटी, स्किल, एंड चिल्ड्रन हैव ऑल्सो गॉट अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग ऑल्सो मैम, इफ यू वुड लाइक टू नो। सम चिल्ड्रन लर्न विजुअली, जो देख के ज़्यादा चीज़ें समझते हैं। सम डू ऑडिटरी, जो सुन के बातों को समझते हैं। सम आर काइनेस्थेटिक, अगेन जो फील करके, महसूस करके, जैसे लैब हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, या आप उनको ग्राउंड में ले जाओ, कोई चीज़ करवाओ, तो उनको वो चीज़ करने में बहुत मज़ा आता है। एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन इज रीडिंग एंड राइटिंग इन, दैट इज वन वे ऑफ लर्निंग। राइट। जो तो अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट में बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत अपसेट करता है, मतलब सबको डिस्टर्ब करता है क्लासरूम एनवायरनमेंट में, क्योंकि मैम वो हो सकता है वो बच्चा काइनेस्थेटिकली उस चीज़ को लर्न करना चाहता हो, तो क्योंकि आपने उसको एक जगह बैठा दिया है और आप उसको लिखने को बोल रहे हो, तो मे बी उसका वो लर्निंग स्टाइल नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अनुपमा जी, यहाँ पर जैसे टीचर्स बताती हैं, आई कैन रेजोनेट विद देम कि भाई क्लास में 35-40 स्टूडेंट्स हैं जी, तो हर एक बच्चे को अगर कोई विजुअल है, कोई काइनेस्थेटिक है और कोई ऑडिटरी है, तो ऐसे में टीचर कैसे उन सबके साथ जस्टिफाई कर पाए कि वो सब लोग अपनी ही लर्निंग स्टाइल से ज़्यादा अच्छे से लर्न करें? इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी। अभी मैंने एक वर्कशॉप की थी टीचर्स के साथ, तो ये सवाल उठा था। अच्छा। तो मैंने बोला था कि आप एक ही टास्क को 3 तरीके से करवा दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैम, आपने बच्चों को कोई ऐसे राइटिंग दिया है, ठीक है, तो आप बच्चे को बोलो कि आप ये ऐसे लिखो, तो वो रीडिंग राइटिंग हो गया मैम, ठीक है। दूसरा, क्लास में उसको पढ़वाओ, ऑडिटरी हो गया मैम। तीसरा, उससे रिलेटेड आप बच्चों को बोलो कि आप अपने घर में कोई एक्टिविटी करके आओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि राइट अबाउट योर गार्डन,
अच्छा, What are the things that are there in your garden? Or you write about your grandmother. एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैम. सो आपने उनको दिया, उन्होंने लिखा, ठीक तो है. रीडिंग राइटिंग हो गया. क्लास में आपने उसको रीडिंग करवाई कुछ बच्चों से जिनको रीडिंग का शौक है, जिनको ऑडिटरी, जिनको बोलने का शौक है, उनसे बोलवाओ. और एक एक्टिविटी बोलो घर पे करें कि गेट सम लीव्स दैट यू लाइक. आप कोई पत्ते तोड़ो या आप कोई फ्लावर्स लेके आओ और क्लासरूम में एक्सप्लेन करो कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन फूलों की, इन अच्छा, पत्तों okay. की क्या कैरेक्टरिस्टिक है. ओके. तो वो बच्चा बहुत एक्टिवली उस चीज को करेगा. तो आपने 3 तरीके से एक ही एक्टिविटी को बच्चों को करवाया. एक और क्लासरूम सेटिंग में, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अटेंशन की प्रॉब्लम होती है. आई एम नॉट सेइंग दैट दे हैव गॉट ADHD. दैट इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड. तो अगर आपको लगता है बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा है, बैठ नहीं पा रहा है एंड ऑल दैट, तो मैं टीचर्स को बोलती हूँ कि क्लास को स्टार्ट करो और स्टार्ट करते ही बच्चे को बोलो कि कोई पोएट्री सुना दो या कोई बहुत ही अच्छा कोई सुंदर सा गाना या कोई एनीथिंग दैट द चाइल्ड लाइक्स. द मोमेंट यू विल टेल दैट चाइल्ड, तो उसका सारा जो एनर्जी है उस चीज़ पे फोकस हो जाएगा. अच्छा. और वो 2-3 मिनट के लिए वो काम करेगा जो उसे पसंद है. इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी सिंगिंग अ सॉन्ग. बेटा आपने कल उस दिन ऑडिटोरियम में वो गाना गाया था, बच्चों के साथ आप वो गाना स्टार्ट करो. मैम इट डजंट टेक मोर देन 1 मिनट जस्ट टू स्टार्ट अ सॉन्ग. एक हैप्पी नोट पे स्टार्ट करो और फिर क्लासरूम स्टार्ट कर दो. तो उससे बच्चे का ना ऑटोमेटिकली एक पैटर्न इंटरप्ट होता है, उसका माइंडसेट चेंज होता है और वो ही इज़ रेडी, ही इज़ ओपन टू लिसन. उसका माइंड खुल जाता है मैम. तो वो सुनने के उसमें आ जाता है. ही इज़ इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग थिंग्स. तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं मैम जो हम पेरेंट्स को भी बताते हैं और टीचर्स को भी बताते हैं. पेरेंट्स का मैम इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में. पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैम ये है कि पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है. तो पहले तो इस मिथ को मैम हटाना बहुत ज़रूरी है. हर बच्चे के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है, एक क्वालिटी होती है. और वो क्वालिटी अगर आप अभी नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो, then how can you make people like Virat Kohli and Dhoni, सुनिधि चौहान, सोनू निगम. तो आप ये कहना चाह रहे हो मैम कि पेरेंट्स को बचपन से ही अपने बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि मेरे बच्चे की अपनी इंटेलिजेंस क्या है, अपनी लर्निंग स्टाइल क्या है. अगर वो आइडेंटिफाई कर पाएंगी तो वो उस एरिया में उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं और बच्चा जो है फिर उस एरिया में एक्सेल कर सकता है. अदरवाइज क्योंकि हमारे सोसाइटी में ज़्यादा हम पढ़ाई पर और ये लॉजिकल इंटेलिजेंस पे ही ज़्यादा जोर देते हैं, तो ऐसे में अगर बच्चे का कोई और इंटेलिजेंस हुआ तो वो पीछे रह जाएगा. जी मैम. तो मैम क्या होता है कि ये बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि हमारा बच्चा अगर एकेडमी के लिए अच्छा नहीं कर पाया, राइट, तो उसकी तो कोई लाइफ ही नहीं है. वो आगे चल के क्या करेगा, वो सेटल डाउन कैसे करेगा. राइट मैम, ये बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि जैसे स्पोर्ट्स की बात ले ली जाए, ठीक है हमारा बच्चा खेलता तो अच्छा है पर ये इतना यहाँ पर इसकी अर्निंग नहीं हो पाएगी जब तक ये बहुत ज़्यादा सब कोई विराट कोहली तो नहीं बन जाता. एक माइंडसेट रहता है कि सब सचिन नहीं बन जाते हैं, तो ऐसे में हम अपने बच्चे को भटकने देंगे, यहाँ पर उसका करियर नहीं बनेगा, वो कमाएगा नहीं. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ माइंडसेट जहाँ से पेरेंट्स. तो मैम अगर आप केवल स्पोर्ट्स को ही ले लीजिए तो स्पोर्ट्स इज़ नॉट ओनली अबाउट प्लेइंग. तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आपका बच्चा बहुत एक्सेल नहीं कर पाया, लेट्स से वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जाए, ही कैन बिकम अ स्पोर्ट्स कोच, ही कैन कोच पीपल, ही कैन डू वेरी वेल. एंड मैम ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा या हर इंसान विराट कोहली बनता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड. उसकी कैपेबिलिटी और उसकी जो अंदर का जो उसका वो है, वो आपको पहचानना है कि वो कहाँ तक पहुँच सकता है. अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो हो सकता है कि वो इतना रबड़ बैंड की तरह कभी वो टूट जाए वो बच्चा. क्योंकि यू स्टार्ट स्ट्रेचिंग योर चाइल्ड सो मच, वेदर इवन इट इज़ अकेडमिकली और इन एनी अदर फील्ड, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं अपने बच्चे के साथ कि कंपटीशन बहुत है.
So तो true. तो मैम कंपटीशन की वजह से वो बच्चे जो हैं उनको लगता है कि पेरेंट्स को कि कहीं वो रेस में पीछे ना रह जाए, एंड दैट लीड्स टू अगेन मेंटल हेल्थ इश्यूज, I एंड देन truly इट्स अ agree, ma'am. विशियस सर्कल मैम। फिर वो हम्म। डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ स्टीम, स्ट्रेस लेवल, पैनिक अटैक, ये सब चीज़ें फिर होना शुरू करती हैं। बच्चे वो लूप में आ जाते हैं। फिर पेरेंट्स ये सोचते हैं ये शुरू कहाँ से हुई। Right. शुरुआत मैम हरदम पेरेंट्स से ही होती है। आपके पास मैम बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चों को लेकर के आते हैं कि ये अकेडमिकली जो है Weak. से डील कर रहे हैं, वीक हैं, इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी मैम उसका तो एक एग्जांपल मैं खुद आपको अपना देना चाहूँगी। ठीक है। सो प्रॉबेबली शायद लोगों को समझ में आए। लाइक माय डॉटर वाज इन क्लास 10th एंड आई रिमेंबर 10th में आके उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको मैथ्स और साइंस बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी। शी वाज नॉट लॉजिकली एंड साइंस इज़ अगेन लॉजिकल एंड मैथ्स इज़ ऑल्सो लॉजिकल। तो उसको लगा कि उस चीज़ में वो अच्छी नहीं है, एंड शी डिसाइडेड टू बैक ऑफ। मतलब अच्छा, उसने okay. बोला कि मैं क्लास 10 का एग्ज़ाम नहीं दे सकती, आई वांट टू लीव दिस। बट हमें समझ में आने लगा था कि प्रॉब्लम कहाँ है। वो उसको फेस नहीं कर पा रही थी, एंड स्कूल की तरफ से भी बहुत प्रेशर था उसके ऊपर। अच्छा, ओके। बिकॉज मैंने जो आपको पहले बताया कि स्कूल एनवायरनमेंट रियली प्रोपोगेट्स लॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक हाँ, इंटेलिजेंस। स्कूलों की तरफ से काफ़ी रहता है। वो लोग उनका पूरा फोकस रहता है कि बच्चे पढ़ाई में और मैथ्स में, साइंस में, लैंग्वेज में जी। अच्छे रहें। तो वो मैम काफ़ी हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ा उसके साथ। देन वन फाइन डे शी डिसाइडेड कि वो स्कूल से ड्रॉप आउट होगी, शी विल नॉट बी एबल टू। बट मैम ड्यू टू द पेशेंस ऑफ माई हस्बैंड एंड आई एम कमिंग फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, वी गेव हर दैट टाइम टू प्रोसेस व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू। एंड हमने उसको मौका दिया। हमने उसको बोला कि ठीक है, आप प्री बोर्ड्स के लिए मत बैठो, you take your time and you decide what you want to do. And she took her time and we never forced her. हमने उसको फोर्स नहीं किया कि आप, क्योंकि मैम हम लोग भी पैनिक में आ जाते हैं एज पेरेंट्स। राइट। कि बच्चे ने अगर 10th नहीं दिया तो क्या होगा। बहुत बड़ी बात है पेरेंट्स के लिए, तो मैंने देखा है। और खैर मैं अपना भी बोलूँगी तो मेरी भी बेटी जब 10th में थी तो ये ना पूरा टाइम माइंड में रहता है कि ये हाई स्कूल है, इसको हाँ। पढ़ाई करनी चाहिए। जी। बच्चे को बोलते रहते हो आप हर थोड़ी देर में, जैसे वो भूल ना जाए उसको Yes, याद दिलाते रहते पेरेंट्स, बेटा तेरा हाई स्कूल है, हाँ पढ़ाई जी। कर ले। तो I बच्चे know. कभी कभी ये बात भूल जाते हैं। लेकिन मैम बच्चों से एक चीज़ हमें भी सीखने को मिला कि जब कोई चीज़ इस लेवल पे पहुंच जाए, you don't know how to deal with it. Just let it be for some time. You calm down as parent. आप अपनी एंजाइटी अपने बच्चे पर मत ला दो। और ये मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स की जो एंजाइटी लेवल होती है वो हमेशा ही बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। तो मैम हमने भी अपनी एंजाइटी इनिशियली ट्रांसफ़र की थी। उसके बाद हमने खुद एक स्टेप बैक लिया और हमने उसको सोचने का टाइम दिया। और हमें ये सोचा कि अगर उसने क्लास 10th मान लीजिए ड्रॉप भी कर दिया तो क्या। वेरी गुड। तो उससे ये हुआ कि मैम शी इंटरनलाइज्ड, जिसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिसमें इंटरपर्सनल की बात कर रही थी कि इंट्रापर्सनल वही कि आप सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो जाते हो, आपके अंदर खुद के अंदर सोचने की वो क्षमता पैदा होती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शी रियलाइज्ड गेट, एंड वी केप्ट टेलिंग हर, स्पीकिंग टू हर एज अ गाइड, एज अ मेंटर कि बेटा ये दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, maths and science. There are other things also which my daughter's very good at other subjects. अच्छा, okay. And she's pursuing psychology now, masters. तो I think हर बच्चे की अपनी एक उड़ान होती है मैम। उस उड़ान को उनको उड़ने दो, डोंट क्लिप देयर विंग्स। क्योंकि पहले रिकॉग्नाइज करने की कोशिश मैम करो। रिकॉग्नाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एंड माय डॉटर वेंट बैक रेजिलियंस के साथ वापस, शी वेंट बैक एंड शी गेव अ क्लास 10th। तो मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब आपको लगे कि सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो रही है एंड यू आर नॉट एबल टू डील विद द चाइल्ड, यू स्टेप बैक फॉर सम टाइम। ओके। नथिंग विल हैपन। आप जिस तरीके से आप बच्चे के साथ डील कर रहे हो वो बच्चा आपको ऑब्जर्व, देखिए बच्चे के अंदर मैम बहुत ज़बरदस्त मिरर न्यूरॉन्स होते हैं और वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं।
तो जैसे Right. पेरेंट्स बिहेव करते हैं बच्चा भी वैसे ही बिहेव करता है। So true. और उसके बाद पेरेंट्स आके किसी प्रोफेशनल को या थेरेपिस्ट को बोलेंगे कि ये बच्चा ऐसे बिहेव करता है, तो सबसे पहले थेरेपिस्ट यही पूछता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं घर में। तो उससे पता चलता है कि घर का क्या माहौल है, किस तरह का एनवायरनमेंट है और बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। बहुत सारे घरों में आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें चलती हैं, Right. लेकिन जनरली पेरेंट्स पीछे नहीं हटते बच्चों को ब्लेम करने से कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसका तो ध्यान ही नहीं रहता इन सब चीज़ों में, जब देखो तो खेल कूद में। तो मैम अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर खेल कूद में बहुत ध्यान है बच्चे का और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि उसको खेल कूद बहुत पसंद है Right. और आप चाहते हैं कि वो बच्चा पढ़ाई भी करे, उसका खेल कूद मत बंद करवाइए, उससे बात करके उसके साथ कोलैबोरेट करके नेगोशिएट कीजिए उसके साथ कि ठीक है अभी तुम हफ्ते में 5 दिन खेलने जाते हो, तो तुम लेट्स से तुम 3 दिन खेलने जाओ एंड दिस इज योर स्टडी टाइम एंड यू विल प्ले 1 hour 100% यू विल प्ले। खेल कूद मैम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। Right. That's so true. क्योंकि कॉग्निटिवली अगर बच्चा अगर एक्टिव है तो उसको फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। Right. अगर आपका बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपका माइंड भी ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो ये पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि खेल कूद इज़ नॉट जस्ट खेल कूद, इट रिफ्रेशंस योर बॉडी, rejuvenates योर बॉडी एंड योर माइंड ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे आपने केसेस सुनोगे जिन बच्चों को ADD या ADHD होता है, उनके पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप अपने बच्चों को खूब खिलवाओ ताकि उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। फिजिकली Right. जब उनको बहुत एक्टिवेटेड आप रखते हो तो वो कॉग्निटिवली भी एक्टिवेट हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और उनका फोकस भी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में डाल रहे हो, कुछ करवा रहे हो। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया है कि बच्चा म्यूजिक में इंटरेस्टेड है या खेल कूद में इंटरेस्टेड है, तो उसका वो काम छुड़वाओ नहीं मैम। Right. उसके साथ बैठ के उसके साथ एक तालमेल बना लो कि तुमको पढ़ना है, तुम पढ़ाई भी करोगे, लेकिन तुमको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, खेल कूद में इंटरेस्ट है, या तुमको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, साइकिलिंग में इंटरेस्ट है, टेक आउट दिस टाइम फॉर द चाइल्ड एंड देन यू कैन कोलैबोरेट। राइट मैम। सो मैम आपके पास कई क्लाइंट आते हैं, कई पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चों को लेके आते हैं और जिनका दिमाग शायद वही लकीर के फ़कीर वाला होता है कि इनको साइंस ही पढ़नी चाहिए, इनको अपना इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, और बच्चा शायद कुछ और चाह रहा होगा, बच्चे के मन में कुछ और बनने की चाह होगी। तो ऐसे में आप कैसे पेरेंट्स को ये समझा पाते हैं, बता पाते हैं कि ये किस इंटेलिजेंस के हैं और कैसे उनको गाइड कर पाते हैं? मैम एक्चुअली मैं तो बात करके भी और एक असेसमेंट भी करती हूँ मैं। अच्छा, ओके। आई डू एन असेसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी एंड उनका इंटेलिजेंस एक पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसके असेसमेंट करते हैं बेसिकली। उसके द्वारा पता चल सकता है कि बच्चा का रुझाव या उसका बेंट ऑफ माइंड किस तरफ है। तो उससे भी पेरेंट्स को बहुत फर्क पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों को के लिए भी मैं बोलती हूँ पेरेंट्स को कि डू नॉट ओनली लेट योर चाइल्ड अगेन लिंग्विस्टिकली या लॉजिकली, क्योंकि आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, Right. आप डॉक्टर हो या आप सर्जन हो या आप लॉयर हो एंड यू आर IAS ऑफिसर, that does not mean that your child is also going to become an IAS राइट, officer, सही बात है। because no two brains are the same and no two people can learn things same way. राइट। आप मैम एक ही घर में देख लो, 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, उन दोनों जुड़वा बच्चों का लर्निंग स्टाइल अलग होगा, उनका इंटरेस्ट अलग होगा, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग होंगे। राइट, क्योंकि हर एक बच्चा अपना लेके आता है, जेनेटिकली कह लें उनका और DNA जो भी, हाँ सही बात है। अलग होता है, राइट। उनका DNA मेकअप अलग होता है, उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, उनका बॉडी मेकअप अलग होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम नहीं देखेंगे, एंड सबसे बड़ी बात है मैम कि आपके बच्चे आपके कॉपीराइट नहीं है। वो पेरेंट्स को लगता है, वो पेरेंट्स को लगता है कि ये हमने जेरोक्स कॉपी बनाई है, वो बाहर प्रिंट आउट होके निकलेगा और वो बच्चे वैसे ही होंगे। राइट राइट राइट। लेकिन मैम वो ऐसा होता है इसलिए नहीं है क्योंकि, और ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं।
सही बात है। फिर पेरेंट्स बाद में जा कर के खुद ही बच्चों के साथ रिलेशनशिप भी ख़राब करते हैं, कनेक्शन बॉन्डिंग ख़राब हाँ। करते हैं। फिर अल्टीमेटली आई थिंक वही बात है कि बच्चा अपनी लाइफ में तकलीफ़ में, दुखी में, जी, जैसे हम देखते हैं मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी झेल रहा है और रिलेशनशिप भी पेरेंट्स के साथ बिल्कुल। ख़राब हो और गई। मैम एक और चीज़ है, सबसे पहले हमें पेरेंट्स को डीकंडीशन करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम एन एनवायरनमेंट Right. जहाँ पे उनकी पेरेंटिंग कैसी हुई है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उनके खुद के पेरेंट्स कैसे थे। हाउ डिड सोसाइटी दे कंडीशनिंग भी है ही पेरेंट्स की, हाँ, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी में ही जो कंडीशनिंग बनी हुई है वही पेरेंट्स का भी माइंडसेट बना हुआ होता है, वहाँ जी से मैम। उनको ब्रेक करना कि तो पहले तो पेरेंट्स को बताना पड़ता है, जैसे अगर देन वी हैव टू गो बैक अगेन टू द चाइल्डहुड, कि उनके पेरेंट्स शायद बहुत स्ट्रिक्ट थे, दे वांटेड देम टू बी वेरी एकेडमिकली गुड, तो वो उस एक्सपेक्टेशन के साथ बड़े हुए और उन्होंने कुछ कर भी लिया लाइफ में। अब वो चाहते हैं कि उस लेगेसी को उनके बच्चे भी आगे फॉरवर्ड करें। जैसे कि मैम पहले एक कुम्हार का बच्चा एक कुम्हार होता था, एक डॉक्टर का बच्चा एक डॉक्टर होता था, एक टीचर का बच्चा एक टीचर होता था। क्या आप आज की तारीख में उस चीज को यहाँ अप्लाई कर सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज हर आदमी का अपना एक इंटरेस्ट होता है। और बहुत बार मैम ऐसा देखा भी है कि हम प्रेशर में आके वो चीज़ कर भी लेते हैं, लेकिन बाद में जाके बहुत रिग्रेट्स होते हैं, दुख होता है, बुरा लगता है कि ये क्यों किया, क्योंकि वो काम इसलिए करना है क्योंकि वो आपके यू आर ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली में बी, सो यू हैव टू रन द हाउस। राइट, वही एक कारण है। जैसे आप बता रहे थे शायद जब हमारी बात हो रही थी कि कोई बच्चा है जो विजुअली बहुत ज़्यादा पेंटिंग वगैरह उसको बहुत हाँ, तो ज़्यादा उसके पेरेंट्स मैम, एक पेरेंट आए थे हमारे पास, उन्होंने बोला कि उनका बच्चा लड़का था मैम, तो पहली चीज़ तो उन्होंने लेबल किया कि वो बच्चा ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहता है। अच्छा, ओके। तो उनको इस बात का बहुत तकलीफ थी कि वो लड़की है क्या कि ह्यूमैनिटीज़ लेगा। वेरी सरप्राइजिंग, इतना काफ़ी पढ़े लिखे स्टीरियोटाइप। पेरेंट्स, एंड बच्चे ने किसी तरह से ह्यूमैनिटीज़ परस्यू किया, पेरेंट्स से बात हुई, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन में भी ह्यूमैनिटीज़ से ही रिलेटेड सब्जेक्ट्स लिए, बट ही वॉज विजुअली वेरी इंटेलिजेंट, तो वो मैम टैटू मेकिंग में जाना चाहता था। तो फादर ने मेरे को एक दिन फ़ोन पे बोला कि ये ड्राइंग करना चाहता है। तो मैम मुझे समझ में नहीं कुछ आया कि ये ड्राइंग क्या करना चाहता है। तो फिर मैंने बुला के जब बात की तो पता चला दैट ही वांट, मैम टैटू मेकिंग इज एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंड पीपल आर डूइंग वेरी वेल इन दिस प्रोफेशन। बट क्योंकि आपको इग्नोरेंस है, आपको इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए वो अच्छा नहीं है। सो समथिंग दैट यू डू नॉट नो अबाउट, इट इज़ नॉट गुड। राइट। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स के अंदर ये नॉलेज, इनके अंदर ये अवेयरनेस, मैं बोलती हूँ पहले जाके इसके बारे में पढ़िए, इससे रिलेटेड करियर्स देखिए, किस तरह की नौकरियां मिलती हैं, क्या जॉब कर सकते हैं आप, क्यों नहीं आप एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन सकते? ज़रूरी है कि हर बच्चा किसी ऑफिस में जाके नौकरी करे? दैट्स सो ट्रू। कोई आजकल ज़रूरी तो नहीं है। बहुत, लेकिन आजकल खैर इस आई थिंक चेंज आ रहा है, बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप्स शुरू कर रहे जी, हैं, जी, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, है ना? तो लेकिन माँ बाप के अंदर एक डर बैठा हुआ था, क्योंकि उनको सोसाइटल प्रेशर, जैसे मैम आपने राइट। बोला कि हमारा बच्चा जो है टैटू ड्राइंग बनाएगा, तो फादर वाज वेरी अपसेट अच्छा, फॉर ओके। नियरली 1 ईयर। मदर वाज वेरी सपोर्टिव, तो उन्होंने सपोर्ट करके बच्चे को वो कराया किसी तरीके से, वो टैटू मेकिंग एंड ऑल दैट। नाउ ही इज वर्किंग इन दिल्ली विद सम वन बॉय इन अ स्टूडियो, तो फादर इज अच्छा वेरी कर, प्राउड ऑफ इट, तो because now फादर भी he's अब प्राउड हो रहे हैं। क्योंकि अब वो बच्चा अर्न कर रहा है, एंड उसका सोसाइटी में एक जगह बनी हुई है, ही हैज अ प्लेस इन द सोसाइटी एंड ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। बट मैम बहुत बच्चे ये काम नहीं कर पाते हैं, दे सकम टू प्रेशर, राइट। एंड उनके अंदर बहुत रिग्रेट्स होते हैं इस बात के, दुख होता है। खासकर मुझे लगता है मेट्रो सिटीज में फिर भी बदलाव आ रहा है, लोगों का माइंडसेट जी। चेंज हो रहा है, पर अभी भी टाउन्स मैम हाँ, में, रूरल एरियाज में अभी भी वही कन्वेंशनल थिंकिंग ज़्यादा चलती है। बहुत ज़्यादा बच्चों को ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, अगर कुछ वो लाइक भी करते हैं तो शायद उनको, एक तो पेरेंट्स इतने अवेयर ही नहीं है, जैसे आप इतने मल्टीपल इंटेलिजेंस बता रहे हैं, पर पेरेंट्स अवेयर ही नहीं है कि बियॉन्ड पढ़ाई के भी कोई दूसरे करियर बच्चे बनाएं। मैम वो भी है, और दूसरा मैम जब भी मैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करती हूँ तो इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लोग डालते हैं, जो इवन हावर्ड गार्डनर हैड टू फेस दिस, कि
it's an ability, it's a skill. How can it be an intelligence? ओके. So मैम मेरा सवाल ये उठता है, तो लॉजिकल इंटेलिजेंस भी तो एक एबिलिटी है, एक स्किल है राइट. कि आप कोई चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, आप कोई चीज़ एनालाइज कर सकते हो, आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हो. वो आपके अंदर एक, व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न समथिंग एंड अप्लाई इट. इसका बेसिक जो इसका डेफिनेशन है, तो लर्न समथिंग उसमें स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है कि लॉजिकली इंटेलिजेंट, लॉजिकली. लेकिन हमारा बेसलाइन क्या है? लॉजिकल. अगर बच्चा लॉजिकल है तो सब सही चल रहा है. जो किताबों को पढ़ करके अगर कर लेता है, रिवाइज कर देता है, आपको बता देता है, हाँ. दैट मीन्स ही इज इंटेलिजेंट. अगर रिलेशनशिप में अच्छा है, अगर इंट्रापर्सनल अपने आप को समझता जी, है या जी. विजुअली अच्छा है, तो वो काउंट कहीं नहीं होता. तो मैम फिर तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी नहीं होते, ना एडिसन होते, ना एलॉन मस्क होता, ना स्टीव जॉब्स होता. बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैम. वॉल्ट डिज्नी वाज डिस्लेक्सिक बाय द वे मैम, एंड बचपन में ही हैड गॉन थ्रू अ वेरी रफ टाइम, बट बड़े होके उसने अपना खुद का काम शुरू किया, जिसके बारे में अब तो सभी को पता है, राइट. वॉल्ट डिज्नी के बारे में. बट इनिशियली उसको बहुत स्टूडियोज में रिजेक्ट किया गया था. तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हम इसलिए देते हैं ताकि पेरेंट्स को भी समझ में आए कि ये कोई कमी नहीं है. सही बात है. इट्स नॉट लैकिंग. देयर इज एन अनदर Different. एबिलिटी दैट अ चाइल्ड That's so हैज. true. Right. आपका बच्चा कमज़ोर नहीं है, आपका बच्चा ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, वो दूसरी चीज़ में इंटेलिजेंट है, आपको वो बस आइडेंटिफाई करना जी. है. तो मैम मेरा ये सोच है कि पेरेंट्स का ये होना चाहिए, दे शुड ट्राई एंड लेट शो द चिल्ड्रन वेयर टू सी, बट दे शुड नॉट टेल देम व्हाट टू सी. वेरी गुड. कहाँ देखना है, दिशा दिखाइए, मार्ग दिखाइए. क्या देखना है वो उसको देखने दीजिए, तभी वो बच्चा आपके साथ आके बैठ के बात करेगा. यू विल कम टू अ लेवल एट विच यू कैन डिस्कस विद योर चाइल्ड. एंड आई एम श्योर मैम आप भी इस चीज़ से अग्री करोगे कि आजकल के बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है. हम लोगों से भी ज़्यादा है. हम लोग तो शायद उतना उस लेवल का ना समझ पाते हैं, ना देख पाते, पर बच्चे बहुत ज़्यादा. तो अब आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस. डेफिनेटली. तो इस चीज़ को मैम एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है एज पेरेंट्स. व्हेन दे कम एंड टेल यू समथिंग, लिसन टू देम एक्टिवली. आप सुनिए, अटेंशन दे के सुनिए, और उनको जज मत कीजिए. और दूसरा, क्या पता आपको भी कुछ सीखने को मिल जाए. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है मेरा पेरेंट्स को कि बहुत सारी चीज़ें मैंने भी बहुत चीज़ सीखी मैम, इंटरनेट के बारे में, आई एम टेक्नोलॉजी के बारे में. तो हमारे बच्चे हमसे बहुत आगे हैं. That's so तो true. अगर आप उनको गाइड कर रहे हैं तो देन दे हैव टू सी यू एज एन एक्सपर्ट. That's so true, मैम. करियर से रिलेटेड भी अगर मैम आप गाइड कर रहे हो तो यू आर एबल टू ओनली गाइड द चाइल्ड रिलेटेड टू करियर जिसमें आप एक्सपर्ट हो. और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, ये समझना पेरेंट्स की बड़ी भूल है. आप बच्चों को गाइड ऐसे कर सकते, जैसे आपने बोला कहाँ देखना है, तो मे बी दे कैन गो टू एनी करियर काउंसलर और एनी एक्सपर्ट, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देयर ओन थिंग, एंड वहाँ से वो अपने लिए खुद के डिसीजन ले पाए. ताकि मैम वो गाइडेंस ले सकते हैं, देन दे कैन डिस्कस विद द पेरेंट्स. राइट. कि मेरे को ये कोर्स करना है, इस फील्ड में ये ऑप्शंस हैं. मैम पेरेंट्स को तो सब कुछ तो पता नहीं है. That's so दे true. क्लेम टू. हाँ, तो पेरेंट्स को तो हर चीज तो नहीं पता हो सकता है, बिकॉज दे आर नॉट गॉड. राइट. तो हमको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमको भी गाइडेंस की जरूरत है इस पे. तो हम साथ में मिलके क्यों नहीं चले जाते हैं? वी कैन गो टू अ प्रोफेशनल, वी कैन गो टू अ पर्सन हु कैन गाइड अस इन ऑल दीज एरियाज, एंड आप लोग साथ मिलके कोलैबोरेट कीजिए. That's so true, ma'am. So I got that, ma'am. So मैम इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और ये बात समझना कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है, इंटेलिजेंस बहुत टाइप की है. तो आप अपने बच्चे को प्लीज़ लेबल मत करिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा हो सकता है डिफरेंटली किसी दूसरे चीज़ में इंटेलिजेंट हो, और उसको वहाँ से सपोर्ट करना, उसको वहाँ से फ्लरिश होने देना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बस मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैम. बहुत सारी मदर्स को मैंने देखा है, जब बात करती हूँ तो वो बोलती हैं, उनके अंदर एक बहुत रिग्रेट होता है कि मैं सिंगिंग में बहुत अच्छी थी, या मैं डांस बहुत अच्छा करती थी, या मैं पेंटिंग बहुत अच्छा करती थी,
पर मुझे कभी मौका नहीं मिला। तो डोंट लिव विद दैट रिग्रेट, डोंट लेट योर चाइल्ड लिव विद दैट रिग्रेट कि वो चीज़ कर नहीं पाया। अगर आपको वो मौका नहीं मिला तो वो प्लेटफॉर्म आप अपने बच्चों को दो। सही बात है। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे सिंगर थे और आपको वो मौका नहीं मिला क्योंकि आप वो कर नहीं पाए, आपके पेरेंट्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, और आपका बच्चा शायद सिंगिंग में नहीं, प्लेइंग में अच्छा है या पेंटिंग में अच्छा है, ड्राइंग, MF हुसैन बन सकता है, एनीबॉडी कैन बिकम MF। वो भी तो नॉर्मल ही लोग हैं ना मैम। सही बात है, बिल्कुल सही। आप कोई भी चीज़ अगर आप देखिए मैम, बच्चे को आप या बड़े को भी कोई भी चीज़ अगर बार बार प्रैक्टिस कराओगे, ऑब्वियस सी बात है कि अगर बचपन से ही जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है, जो उसका इंटेलिजेंस का एरिया है, अगर वहाँ पे उसको ग्रूम किया जाए, उसका स्किल डेवलप उसी समय डेवलप कराओ, तो वो मैम बहुत बाय द आगे एज जा ऑफ सकता है। 16-17 ही विल बी फार अहेड ऑफ अदर चिल्ड्रन दैट्स सो ट्रू इन दैट फील्ड। तो ये चीज जिसको बोलते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही पता लग जाते हैं। दैट्स सो ट्रू। तो मदर को सब पता रहता है, तो मदर को मालूम होना चाहिए कि बच्चा ये चीज़ सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और अगर आप उस चीज़ को डेवलप कर सकते हो, वो ज़माने लग गए मैम कि केवल पढ़ाई ही से ही आदमी आगे प्रोग्रेस कर सकता है। अब तो आप कुछ भी कर सकते हो, द स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट, सीरियसली। सो मैम, बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन हमारी बिल्ड हुई है। एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आप क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? मैम, मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है टू ऑल द पेरेंट्स एंड द टीचर्स, डू नॉट जज द चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ द एकेडमिक्स। टेक देम, पुल देम अप, bring showcase their talent, their skills, their capabilities, their abilities, and you will find so many Mahatma Gandhis, Sadhgurus, MF Husains, all Virat Kohli, you know, अमिताभ बच्चन, why not? इतने सारे लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। हम ही लोग तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। अगर उनके पेरेंट्स ने उनको वो सपोर्ट नहीं दिया होता, That's so true, तो आज की तारीख में वो भी कहीं नहीं होते मैम। तो एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, एंड यू शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्किल, द एबिलिटी द चाइल्ड हैज़, एंड जितना आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई इज़ एन इक्वली इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर ग्रोथ, तो उसको भी लेके चलिए साथ साथ, बट फाइंड सम डिसिप्लिन्ड टाइम फॉर द चाइल्ड which is suitable for the child also and it suits you also। उसका एक डिसिप्लिन बनाइए और उसके साथ साथ उसको करने दीजिए। दोनों चीज़ पैरेलली चलेंगी। मैम देखिए, जिस चीज़ में अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर वो चीज़ परस्यू कर रहा है, तो वो दूसरी चीज़ भी कर लेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, तो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं है वो तो ऑलरेडी नहीं करेगा। सही बात है। जब आप उसको जो अच्छा लगता है वो करने से रोक दिया तो उसके अंदर से मन मर जाएगा, कहीं ना कहीं वो पढ़ाई भी मन से नहीं करेगा। जी मैम, अपने घर में भी ऐसा होता है। राइट। जैसे हम एज एन एडल्ट मैम, जैसे मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है। आई लाइक म्यूजिक एंड ऑल दैट। अब मुझे घर में कोई बोले कि घर में गाने नहीं चल सकते, तुम ऐसे ही रहो, मैम मेरा पूरा दिन शायद काफ़ी डल, नीरस जाएगा, क्योंकि दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। तो अगर ये बात पेरेंट्स अपने दिमाग में डाल के रख लें कि साथ साथ मिलके चलना है, कोलैबोरेट करना है, इफेक्टिवली उनके साथ, जैसे रेल की दो पटरियाँ चलती हैं मैम, उसके साथ साथ ऐसे चलना है, तो आप बहुत दूर जाओ। आई गॉट दैट। थैंक यू अनुपमा जी, बहुत ही ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन बिल्ड की है। आई होप मेरे व्यूअर्स को इसमें बहुत सारी टेक अवेज मिलेंगी, बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी। थैंक यू सो मच अमिता दी फॉर कॉलिंग। थैंक यू। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।